सोचिए क्या होता है जब एक बेहद महत्वाकांक्षी रणनीतिकार अचानक से बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। सुनकर लगता है कि सब बढ़िया ही होगा, है ना? लेकिन यहीं एक अजीब सा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स सामने आता है। अक्सर हमें लगता है कि पूरी आज़ादी मिल जाना ही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पूर्ण स्वतंत्रता असल में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आज हम इसी गहरे राज को खोलने वाले हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि सच्ची ताकत और सुरक्षा अकेले चलने में नहीं, बल्कि आपसी निर्भरता पर कैसे टिकी होती है। चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द रिप्लेसेबल मर्सनरी। तो चलिए सबसे पहले सीधे रेनेसांस इटली के दौर में चलते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जहां अपने काम में बेहद काबिल होना, लेकिन फिर भी रिप्लेसेबल यानी बदलने योग्य होना किस तरह एक जानलेवा खतरा बन जाता था। मध्य युग का एक बड़ा ही हैरान करने वाला किस्सा है। सियाना शहर पर एक बार भारी हमला हुआ और एक अनजान भाड़े के सैनिक यानी एक मर्सनरी ने अकेले ही पूरे शहर को बचा लिया। शहर वाले उसके इतने आभारी थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस एहसान का बदला आखिर कैसे चुकाएं। पैसा, जमीन, सम्मान सब कुछ छोटा लग रहा था। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने तय किया, चलो इसे मार डालते हैं और फिर अपने पेट्रन सेंट यानी संरक्षक संत के रूप में इसकी पूजा करते हैं। और वाकई उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। यह घटना शक्ति के एक बेहद कड़वे सच को बिल्कुल साफ कर देती है। एक और तस्वीर देखते हैं काउंट ऑफ कार्माग्नोला की। वो अपने वक्त के सबसे बहादुर और कामयाब सेनापति थे। वेनिस में उनका स्वागत किसी महान नायक की तरह हुआ था और उनकी क्षमता पर किसी को शक नहीं था। लेकिन रियलिटी में उनकी कीमत क्या थी? एक शाम बिना किसी चेतावनी के उन्हें अचानक ब्रिज ऑफ साई के पार ले जाया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। उनके मालिकों ने एक पल नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो सफल जरूर थे पर एक्सपेंडेबल थे। उनकी जगह किसी नए और सस्ते सेनापति को लाना बहुत आसान था और उन्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इन अकेले चलने वाले काबिल योद्धाओं की सबसे बड़ी भूल यही थी। उन्होंने आसानी से मान लिया था कि उनकी शक्ति और उनकी जीत हमेशा उनके पास ही रहेगी। उन्होंने कभी खुद को उस पोजीशन में रखा ही नहीं जहां मालिक उनके बिना रह ही ना सकें। असलियत तो यह है कि देर सवेर कोई ना कोई आ ही जाता है जो वही काम उतने ही बेहतरीन तरीके से करे, शायद थोड़ा नया, थोड़ा सस्ता और थोड़ा कम खतरनाक। बस अपने काम में शानदार होना लंबी सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं देता। सेक्शन 2, मास्टरिंग स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? रास्ता बड़ा सीधा है। दूसरों को इस तरह से खुद पर निर्भर बना लो कि वो आपके बिना चल ही ना सकें। प्रशा के ऑटो वन बिस्मार्क की टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। सच में दिलचस्प है। 1847 में वो एक नए डेप्यूटी थे जिनका कोई दोस्त या एलाई नहीं था। ऐसे में ज्यादातर आम नेता ताकतवर लोगों का गुट चुनते हैं, लेकिन बिस्मार्क ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने अपना सहयोगी चुना किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि बेहद कमजोर और असुरक्षित राजा थे। और नतीजा 1851 तक वो सीधे मंत्री बन गए और 1861 आते आते वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे जिसके बिना शासन का एक कदम चलना नामुमकिन था। राजा की वो असुरक्षा ही दरअसल बिस्मार्क के लिए सबसे मजबूत सीढ़ी बन गई थी। मैकियावेली की ये लाइन बिस्मार्क की इस पूरी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझाती है। एक चतुर रणनीतिकार हमेशा दूसरों को अपनी जरूरत का एहसास दिलाता रहता है। इस टैक्टिक का असर इतना गहरा था कि जब नए राजा विलियम गद्दी पर बैठे, जो बिस्मार्क को बिल्कुल नापसंद करते थे, तब भी बिस्मार्क को हटाया नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि इस नए राजा के चारों तरफ दुश्मन थे और उन दुश्मनों से निपटने के लिए उन्हें बिस्मार्क की आयरन एंड ब्लड वाली कड़ी नीतियों की सख्त जरूरत थी। राजा की मजबूरी ही बिस्मार्क की सबसे बड़ी ढाल बन गई। चलिए एक और बेमिसाल किस्सा सुनते हैं, फ्रांस के स्पाइडर किंग लुइस 11 का। राजा का एक ज्योतिषी था जिसकी एक ऐसी भविष्यवाणी सच साबित हुई जिसने राजा को बुरी तरह डरा दिया। राजा को लगा कि या तो ये आदमी खुद एक कातिल है या इसकी शक्तियां ताज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो राजा ने प्लान बनाया कि इस ज्योतिषी को महल की खिड़की से नीचे फेंक देंगे। पर एग्जीक्यूशन से ठीक पहले राजा ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, बताओ तुम्हारी खुद की मौत कब होगी? और उस चतुर ज्योतिषी ने बड़ी शांति से क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा, मेरी मौत ठीक आपकी मौत से 3 दिन पहले होगी। बस इस एक जवाब ने तुरंत उस ज्योतिषी की जान बचा ली। यहां काम आया इंटरट्वाइनिंग ऑफ फेट्स का वही पुराना नियम, यानी किस्मतों को आपस में इतनी बुरी तरह उलझा देना, ठीक उन कांटेदार बेलों की तरह जो किसी पेड़ पर लपेट लेती हैं।
अगर कोई उन्हें काटने की कोशिश करे तो उसका खुद का इतना नुकसान होगा, इतना खून बहेगा कि लोग उस बेल को छेड़ने के बजाय वैसे ही छोड़ देना बेहतर समझते हैं। यही तो असली इंडिस्पेंसिबल होने का निशान है। सेक्शन 3, इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव पावर। तो आखिर इस लेवल की अनिवार्यता यानी डिपेंडेंसी हासिल करने के दो मुख्य आकार या स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? शक्ति के इन दो मुख्य रूपों को देखिए। पहला है इंटेंसिव पावर, यानी एक ऐसी अकेली, जादुई और बेमिसाल क्षमता जो किसी और के पास है ही नहीं। और दूसरा है एक्सटेंसिव पावर, जिसका मतलब है किसी भी सिस्टम, सरकार या संस्था की इतनी गहरी जड़ों में घुस जाना कि अगर एक हिस्से को निकाला गया तो पूरा ढांचा ही गिल पड़ेगा। आइए इन दोनों अप्रोचेस को ऐतिहासिक किस्सों के जरिए समझते हैं। इंटेंसिव पावर का सबसे शानदार एग्जाम्पल है महान कलाकार माइकल एंजेलो। एक बार उनका किसी मकबरे के डिजाइन को लेकर ताकतवर पोप जूलियस II से झगड़ा हो गया। माइकल एंजेलो तुरंत गुस्से में रोम छोड़कर निकल गए। आमतौर पर ऐसे बर्ताव की बेहद कड़ी सजा मिलती, पर हैरानी की बात देखिए, पोप ने गुस्सा होने के बजाय उन्हें वापस लाने के लिए मिन्नतें की। पोप को मालूम था कि दुनिया छान मारने पर भी दूसरा माइकल एंजेलो मिलना नामुमकिन था। ये एक ऐसी यूनिक कला थी जिसे दुनिया में कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसी के पास ऐसी कोई जादुई कला तो होती नहीं है। तो ऐसे में निर्भरता की एक कड़ी यानी चेन ऑफ डिपेंडेंस बनानी पड़ती है। 1951 के हॉलीवुड में एक गजब चमत्कार देखने को मिला। कोलंबिया पिक्चर्स के बॉस हैरी कोन एक पक्के रिपब्लिकन थे, पर उन्होंने अपने एक लेखक जॉन हावर्ड लॉसन को, जो कि एक कम्युनिस्ट थे, सरकार की पॉलिटिकल कमेटी से बचाया। एक कट्टर रिपब्लिकन एक कम्युनिस्ट को क्यों बचा रहा था? क्योंकि लॉसन स्टूडियो के सबसे बड़े सितारे हैम्फ्री बोगार्ट के लिए लिखते थे और बोगार्ट की वजह से स्टूडियो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। इस फाइनेंशियल चेन को बनाए रखने के लिए एक रिपब्लिकन ने आइडियोलॉजिकल दुश्मन की ढाल बनना बेहतर समझा। दूसरी तरफ एक्सटेंसिव पावर को देखते हैं और इसका सबसे तगड़ा उदाहरण है हेनरी किसिंजर। निक्सन सरकार का समय काफी हंगामे वाला था और सब जानते थे कि निक्सन और किसिंजर एक दूसरे को खास पसंद भी नहीं करते थे। फिर भी किसिंजर कायम रहे, इसलिए नहीं कि वो अकेले काबिल डिप्लोमेट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के अलग अलग विभागों में स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर खुद को इतनी गहराई से उलझा लिया था कि उन्हें हटाने का सीधा मतलब था पूरे प्रशासन का अस्त व्यस्त हो जाना। उनकी मौजूदगी अलग अलग संस्थाओं को जोड़े रखने वाली मुख्य कड़ी बन चुकी थी। हालांकि एक गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वो है दूसरों के राज जानने या उन्हें ब्लैकमेल करने को ताकत समझ लेना। ये सीक्रेट इंटेलिजेंस ट्रैप एक बड़ा खतरनाक जाल है जिससे बचना चाहिए। जे एडगर हूवर का केस याद है? खुफिया जानकारियां जमा करके आप कुछ वक्त तो सिक्योर रह लेंगे, पर इससे पैदा होने वाली लगातार घबराहट और असुरक्षा कभी नहीं जाती। राजों की बुनियाद पर टिके रिश्ते कभी शांति नहीं देते, जबकि सच्ची स्ट्रक्चरल इंडिस्पेंसिबिलिटी में लंबी स्थिरता होती है। सेक्शन 4, द रिवर्सल। अब देखते हैं इस तस्वीर का दूसरा पहलू। क्या होता है जब यही स्वतंत्रता पाने की चाहत एक अजीब से मोनोपोली यानी एकाधिकार की दिशा में मुड़ जाती है? जेपी मॉर्गन और जॉन डी रॉकफेलर जैसे ताकतवर लोगों पर गौर करें। ये दी मोनोपोलिस्ट ट्रैप में थे। इन्होंने सोचा कि पूरा कंट्रोल हासिल करके किसी पर तिनके भर भी निर्भर ना रहकर वो आज़ाद हो जाएंगे। पर इस एक्सट्रीम लेवल के मोनोपोली का अंजाम क्या होता है? या आपको अकेलेपन में धकेल देती है, अंदर एक भयंकर दबाव पैदा होता है, और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एकाधिकार को देखकर आपके आसपास के तमाम दुश्मन एकजुट हो जाते हैं। पूर्ण नियंत्रण किए अकेले चलने वाली चाहत आखिरकार खुद पर ही तबाही लाती है। और यही वजह है कि बेल्तासार ग्रासियान का ये कथन आज भी बिल्कुल ठीक बैठता है। उम्मीद को जिंदा रखो, पर उसे कभी पूरी तरह संतुष्ट मत होने दो, ताकि जो भी आपके ऊपर बैठा मालिक है वो हमेशा उस आपसी निर्भरता को, उस जरूरत को महसूस करता रहे। एक लंबी और शक्तिशाली स्थिति किसी एकांत आज़ादी में नहीं, बल्कि इसी आपसी निर्भरता के मजबूत ढांचे में मिलती है। ये एक ऐसी उल्टी हुई स्वतंत्रता है जहां दूसरों की मजबूरी ही असल ताकत बन जाती है। तो इन सब किस्सों और स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद जो आखिरी सवाल उभर कर आता है वो काफी गहरा है। क्या सच्ची आजादी पाने के लिए दरअसल अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का बलिदान देना ही पड़ता है? असली शक्ति अकेले और बिल्कुल आजाद रहकर राज करने में कभी नहीं है, बल्कि इस सिस्टम में खुद को उस मोड़ पर ला खड़ा करने में है जहां किसी एक के बिना बाकी सबका आगे बढ़ना बस नामुमकिन सा हो जाए। आज की इस डीप डाइव चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस आपसी निर्भरता के ढांचे ने कुछ नया सीखने पर जरूर मजबूर किया होगा।